हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आई पढ़ाई। आज देखो मैं आप लोगों को जो हमने अपने लास्ट लर्निंग सेशन में सीखा था वेक्टर एडिशन करना, उसी को थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से वेक्टर एडिशन में जैसे हमने दो वेक्टर्स का एडिशन किया था वैसे ही मोर देन टू वेक्टर्स हों तो क्या करेंगे। ठीक है ना। तो पहले हम लोग दो वेक्टर के एडिशन का एक बार रिवीजन करके देखते हैं। देखो यहाँ पर मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ वी वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड है 10। देखो मैग्नीट्यूड को मैंने बताया था दो वर्टिकल लाइंस के अंदर रखते हैं। और ये जो डार्क ब्लू कलर से दिखा रखा है दिस इज़ एडिशन ऑफ वेक्टर, ये रिजल्टेंट है। इसको हम एंड में यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी इसको साइड में रख देते हैं। तो हमारा एक वेक्टर हो गया v जिसका मैग्नीट्यूड है 10। अब मैं दूसरा वेक्टर लेकर आता हूँ, इसको 90 डिग्री पे रखते हैं। इसका मैग्नीट्यूड हम 8 रख लेते हैं जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग जैसे ही इस वेक्टर को एडिशन निकालने के लिए यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पर इसका एडिशन है फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड पे। तो इस एडिशन रूल में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग से एंडिंग को जोड़ने वाला वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो वही चीज़ है। देखो पहला वेक्टर था हमारा 10 मैग्नीट्यूड का, इसको मैंने यहाँ रखा। दूसरा वेक्टर है 8 मैग्नीट्यूड का, इसको मैंने फर्स्ट वेक्टर के एंडिंग से स्टार्ट किया। तो देखो रिजल्टेंट कैसा आया, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को जोड़ने वाला। रिजल्टेंट अपने आप एडजस्ट हो रहा है ये इस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। जैसे मैं इसको बढ़ाता जाता हूँ, देखो यहाँ तक ले आया। अब फर्स्ट वेक्टर है 10, सेकेंड वेक्टर है 15। तो रिजल्टेंट ये देखो बिल्कुल एग्जैक्टली टेल से हेड की तरफ, ये रिजल्टेंट बन गया। तो ये था ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। अब मैं आपको बताता हूँ पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। मतलब दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों तो क्या करेंगे। तो देखो अब नेक्स्ट वेक्टर एक और आया। अब मैं इस वेक्टर को 6 का मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ। अब इसके साथ जोड़ दिया। एक और वेक्टर लेकर आता हूँ। देखो करना कुछ नहीं है, जहाँ एक वेक्टर ख़त्म हो रहा है ना वहाँ से ही नेक्स्ट वेक्टर जोड़ते जाओ। ये मैंने एक और वेक्टर ला के जोड़ दिया। एक और वेक्टर ले आते हैं, ये इस तरह रख दिया। सारे वेक्टर्स को ला के रख देते हैं ना। ये एक और वेक्टर आ गया, इसको मैंने यहाँ रख दिया। देखो कितने सारे वेक्टर्स मैंने यहाँ से यहाँ तक अरेंज कर दिए। वेक्टर 1 10 मैग्नीट्यूड, वेक्टर 2 15 मैग्नीट्यूड, सबकी अलग अलग डायरेक्शंस है। अब रिजल्टेंट क्या, रिजल्टेंट है पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट को आखिरी वेक्टर के एंडिंग पॉइंट से जोड़ दो। भाई कुल मिला के ये सब कुछ क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट जैसा है कि हम कहाँ से शुरू करके कहाँ पहुँच रहे हैं, उसको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ने वाला वेक्टर हमारा रिजल्टेंट होता है। तो इस तरह से हमारा ये रिजल्टेंट बन जाएगा। तो पॉलीगन लॉ क्या है, पॉलीगन लॉ हमारा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। उसमें हम दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते थे, यहाँ बहुत सारे वेक्टर्स होंगे। तरीका क्या है, बस एक के बाद एक के बाद एक सारे वेक्टर्स को जोड़ते जाओ। फाइनली जो रिजल्टेंट आएगा वो इनिशियल वेक्टर के फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड पे होगा। तो आई होप सबको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा से समझ में आ गया होगा। बहुत ही क्लियर विजुअलाइजेशन है यहाँ पर, एक के बाद एक वेक्टर को जोड़ के रिजल्टेंट कैसे बनता है। अब हम इसकी थ्योरी को डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पर मैंने अब इसी तरह से पॉलीगन लॉ को समझाने के हिसाब से चार वेक्टर्स रेंडमली चूज़ कर लिए हैं। वेक्टर ए ऐसा है, वेक्टर बी ऐसा है, वेक्टर सी ऐसा है, वेक्टर डी ये है। अब इन चारों वेक्टर्स का एडिशन कैसे करेंगे। तो देखो पहले वेक्टर ए बनाया जैसे दिया था, फिर वेक्टर बी उसके साथ जोड़ा, फिर वेक्टर सी को जोड़ा, फिर वेक्टर डी को, और फाइनली रिजल्टेंट क्या होगा इन सब का एडिशन, पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड को जोड़ दो। ये ए बी सी डी। अगर मैं पहले वेक्टर के टेल से इसको जोड़ूंगा तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ए से सीधा बी के एंड पे गया तो ए प्लस बी, यहाँ से मैं ए से सी के एंड पे गया तो ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से डी के एंड पे गया तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो हम जिस वेक्टर के एंडिंग पॉइंट पे इनिशियल से ज्वाइन करते हैं बस हमें वहाँ तक का एडिशन कर देना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर गिवन वेक्टर्स को दोबारा ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो पहला वेक्टर है इस डायरेक्शन में ए,
दूसरा वेक्टर है थोड़ा सा इस डायरेक्शन में बी, फिर तीसरा वेक्टर है वर्टिकली अपवर्ड सी, और फिर चौथा वेक्टर है इस डायरेक्शन में डी। अब व्हाट इज़ रिजल्टेंट, पहले मैं इधर रख देता हूँ इनकी वैल्यूज़ को, ए बी सी एंड डी। अब देखें व्हाट इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर है ए से डी को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन वेक्टर। तो ये है, क्योंकि मैंने ए से डी तक सबको जोड़ दिया, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये सबका सम है। अब मान लो कि मैं सिर्फ ए से बी और बी से सी तक ही गया, तो ये हमारा ये वाला सम हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं सिर्फ ए से बी को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो कुल मिला के हमें ज्योमेट्रिकली उस लाइन की लेंथ निकालनी है जो लाइन फाइनली इनिशियल से फाइनल वेक्टर के हेड को जोड़ने वाली बनती है। मतलब मुझे अगर ए बी सी डी का सम चाहिए तो मुझे इस रेड कलर लाइन का लेंथ चाहिए। दिस इज सम ऑफ ए बी सी डी। इसको रिजल्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन इज़ नॉट लाइक एल्जेब्रिक एडिशन कि मुझे 2+3 है तो 5 करना है। वो एंगल पे डिपेंड करेगा, वो शेप पे डिपेंड करेगा, वो ट्राइंगल की लेंथ पे डिपेंड करेगा। तो हमें हमेशा इस तरह से प्रोसीड करना चाहिए। अब इसी तरह से देखो एडिशन का एक और तरीका होता है पैरेललोग्राम लॉ। बिल्कुल ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन का ही ये एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। और इस फॉर्म में हमें जैसे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन में ट्रायंगल बनाना होता था, इस फॉर्म में हमें पैरेललोग्राम बनाना होता है। तरीका क्या होगा, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में हम दो वेक्टर्स को टेल टू टेल कनेक्ट कर देंगे, जो भी दो गिवन वेक्टर्स हों, और फिर उन दो वेक्टर्स के पैरेलल दो साइड्स बना के एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ इस गिवन डायग्राम में। तो देखो ए वेक्टर इस तरह से है हमारे पास, बी वेक्टर इस तरह से है। अब मैंने ए वेक्टर के पैरेलल, मतलब यही वेक्टर के पैरेलल एक साइड बिल्कुल इसके सामने रख दी यहाँ पे ले जाके। तो क्या बन गया, देखो नेक्स्ट डायग्राम में ए वेक्टर ऊपर भी आ गया, ए वेक्टर नीचे भी आ गया, क्योंकि पैरेलल है, सेम लेंथ है, तो दोनों वेक्टर सेम हो गए, इक्वल वेक्टर्स हो गए। ऐसे ही बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे बना दी। तो यहाँ पे देखो ये बी वेक्टर है और इसके बिल्कुल सामने एक और बी वेक्टर है, सेम लेंथ सेम डायरेक्शन। तो व्हाट इज़ द रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट क्या होता है इस केस में, रिजल्टेंट होता है इस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो कॉमन टेल से कॉमन हेड की तरफ जाए। देखो यहाँ पर सब कुछ कॉमन हेड हो गया और यहाँ पे सब कुछ कॉमन टेल हो गया। तो दिस इज़ आवर रिजल्टेंट ए प्लस बी। और अगर आप इसे ध्यान से देखोगे सब लोग, तो ये एक ट्रायंगुलर लॉ ही तो है। यहाँ पर देखो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये इसका रिजल्टेंट। तो ये एक ट्रायंगुलर लॉ ही है, बस एक्सप्लेन करने का तरीका बदल गया। यहाँ पे हम पैरेललोग्राम बनाते हैं, वहाँ पे सीधा ट्रायंगल बना देते थे। तो वॉट एवर मैथड इज़ कन्वीनियंट टू यू, हमेशा बस ये याद रखना कि हमें ज्योमेट्रिकली सॉल्व करके उस साइड की लेंथ निकालनी है जो साइड रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ज्योमेट्रिकली हमें वो साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, यही वेक्टर्स का रूल होता है। दिस इज़ द ओनली रूल टू फाइंड आउट द वेक्टर एडिशन। हमेशा इस रूल को फॉलो करते हुए जाएंगे तो हमें हमेशा करेक्ट आंसर मिलेगा। तो आई होप यहाँ तक वेक्टर एडिशन तक आप सभी लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगा और आपके हर डाउट का आपको सल्यूशन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इन आवर डिस्कशन इज सब्ट्रैक्टिंग वेक्टर्स। वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका। देखो सब्ट्रैक्ट करने के तरीके में बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर मेरे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी का सब्ट्रैक्शन है और इससे मुझे कुछ रिजल्टेंट एस वेक्टर मिलता है, तो मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि दिस इज़ वेक्टर ए एंड
एडिशन ऑफ वेक्टर ए विद नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी के नेगेटिव को ए में जोड़ा जाए तो वो वही मिलेगा। तो मतलब व्हाट आई विल डू, अगर मेरे पास ए वेक्टर ऐसा है और लेट अस सपोज बी वेक्टर ऐसा दिया है, ठीक है, तो अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करूँगा, मैं ए वेक्टर में बी वेक्टर के नेगेटिव को ऐड कर दूंगा, ठीक है। व्हाट इज सब्ट्रैक्शन, इट इज एडिशन ऑफ वेक्टर ए विद नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। तो अगर ये मैं रूल याद रखूं, अगर ये मैं तरीका याद रखूं, तो मुझे कुछ नया नहीं करना है। अगेन आई हैव टू ऐड टू वेक्टर्स, मुझे फिर से दो वेक्टर्स का एडिशन करना है। अब मेरे दो वेक्टर्स क्या क्या हैं, ए वेक्टर और नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। तो देखो ए वेक्टर को एज इट इज़ बनाओ जैसा दिया है, और बी वेक्टर के नेगेटिव को वहाँ से स्टार्ट कर दो जहाँ पे ए वेक्टर ख़त्म हुआ है। तो व्हाट इज़ नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर वो होता है जो गिवन वेक्टर के बिल्कुल इक्वल लेंथ का हो, सिर्फ डायरेक्शन में रिवर्स हो जाए, तो ये वेक्टर बनेगा नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। तो मैं अब इस जगह नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर को ला के रख दूँगा, ये मैंने माइनस बी वेक्टर को ला के रख दिया। एंड नाउ व्हाट इज़ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इज दिस वन। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसको हमने एस वेक्टर नाम दिया है, तो दिस इज़ माई एस वेक्टर। तो जिस तरह से वेक्टर्स में 2 + 3 5 नहीं होता है, वैसे ही वेक्टर्स में 2 - 3 -1 नहीं होता है। अगेन व्हाट इज़ सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, जो भी एस वेक्टर की लेंथ आएगी वो सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए माइनस बी, है ना। सिमिलरली यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये ए वेक्टर है, इसके आगे मैंने ये बी वेक्टर बना दिया। अब क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है ए में से बी को, तो मैंने बी वेक्टर को रिवर्स कर दिया सेम लेंथ के साथ। तो रिवर्स कर दिया सेम लेंथ के साथ, ये माइनस बी वेक्टर आ गया। और अब माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर का एडिशन क्या होगा, ये हो जाएगा। दिस इज सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी। बहुत ही सिंपल सा तरीका है एकदम। अगर हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को ध्यान रखें तो आसानी से ये निकाला जा सकता है। इसको देखो, मैं आपको अपने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच से भी समझाता हूँ कि किस तरह से सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट किया जा सकता है ग्राफिकली। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पर अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और मैंने ऊपर टैब में सेलेक्ट कर लिया है कि मुझे इसका सब्ट्रैक्शन चाहिए, ए माइनस बी कैलकुलेट करना है। तो जो भी सी वेक्टर मुझे रिप्रेजेंट करेगा ना, वो ए और बी का सब्ट्रैक्शन होगा। तो देखो, अगर मैं ए वेक्टर को 1 यूनिट से बढ़ा देता हूँ, मतलब डबल कर देता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगी, और ये मैंने ए वेक्टर यहाँ लगाया। अब बी वेक्टर को मैं इधर लगा देता हूँ। तो देखो, होना क्या चाहिए था, अगर ये एडिशन होता तो सी वेक्टर कैसा होता, सी वेक्टर होता ए से बी के हेड को जोड़ने वाला, ए की टेल से बी के हेड को जोड़ने वाला, लेकिन सी वेक्टर कैसा आया, देखो इस तरह से आया। अब इस तरह से आने वाले वेक्टर का क्या मतलब हुआ कि ये हमारे बी वेक्टर को अगर रिवर्स कर दिया जाए, बी वेक्टर को अगर रिवर्स करके ए की हेड से ज्वाइन कर दिया जाए, देखो मैं इसको पीछे ले आता हूँ एक बार, सोचना कि ये हेड की जगह टेल आ जाए, टेल की जगह हेड आ जाए, तो क्या ये एडिशन जैसा नहीं हो गया। तो दिस रिप्रेजेंट्स 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू सी। क्या कर रहा हूँ मैं, देखो ए 2a में b को जोड़ूंगा, एडिशन करूँगा। देखो एडिशन करता हूँ, देखो मैं टैब चेंज करता हूँ, ये एडिशन कर दिया। एडिशन करते क्या हुआ, ए की टेल से बी के हेड पे आ गया वेक्टर सी का। अब मैं इसका सब्ट्रैक्शन करूँगा, मैं टैब चेंज करता हूँ, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब सब्ट्रैक्शन में मुझे क्या करना था, मुझे बी वेक्टर को रिवर्स कर देना था। मतलब अगर मैं टेल की जगह हेड और हेड की जगह टेल मानूँ, तो मैं इसको ऐसे जोड़ूंगा और ये सी वेक्टर
रिप्रेजेंट करेगा सब्ट्रैक्शन को। अब मैं ए का मैग्नीट्यूड देखो कम कर देता हूँ। ए के मैग्नीट्यूड को मैंने कम कर दिया, ये मैंने बी को इधर लगा दिया। दोनों का मैग्नीट्यूड अब मैंने 1 यूनिट जैसा ले लिया है। और अब मैं एडिशन को यूज़ करता हूँ। देखो ए प्लस बी गिव्स यू सी। बहुत ही सिंपल तरीके से ए की टेल से बी के हेड को जोड़ा हुआ है। अब अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पर यूज़ करूँ सब्ट्रैक्शन के लिए, तो देखो सब्ट्रैक्शन होते ही ये उल्टा आ गया। अब इसको कैसे सोच सकते हैं कि जहाँ पर ए ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हम माइनस बी, मतलब जहाँ हेड है वहाँ टेल, जहाँ टेल है वहाँ हेड, ऐसा सोचें। तो देखो ए माइनस बी कैसे जोड़ हो रहा है, ये देखो। अब अगर तुम ऐसा अज्यूम कर लो कि बी अगर नेगेटिव होता है तो जहाँ हेड है वहाँ टेल होगी, जहाँ टेल है वहाँ हेड होगा, और ए माइनस बी इक्वल टू सी को ये सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से हमेशा सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट करना चाहिए। बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट करने की। मतलब हमें सिर्फ एडिशन को ही एक अलग नज़रिए से देखना है। ए माइनस बी को हमें ये समझना है कि एडिशन ऑफ ए प्लस ऑफ माइनस बी है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर हमें दो वेक्टर्स, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट करना हो तो वो कैसे निकालेंगे। हाँ, कंपोनेंट। देखो कंपोनेंट के लिए ये मैं एक वेक्टर लेता हूँ, ये कुछ इसका मैग्नीट्यूड डिसाइड कर लेते हैं। ये 14.1 मैग्नीट्यूड का है। इस टाइम पे इसका एंगल अगर हम देखें बिल्कुल 45 डिग्री है। अब व्हाट डज़ इट मीन बाय कंपोनेंट्स। हाँ, कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है ये मुझे निकालना है। तो यहाँ पे अब मैं कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड कर रहा हूँ। देखो कंपोनेंट्स में डिवाइड होते ही ये आया। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं दूसरे फॉर्म में दिखाऊँ तो ये देखो, ये डॉटेड लाइंस इसके दो कंपोनेंट्स हैं। ए वेक्टर जो 14.1 यूनिट्स का है, इसके दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एक हॉरिजॉन्टल के अलोंग 10 और एक वर्टिकल के अलोंग 10। अगर इन कंपोनेंट्स को देखोगे तो ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। इन्हें बोला जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे हों वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देखो कंपोनेंट्स की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। हाँ, अगर मैं ए वेक्टर को झुका रहा हूँ, नीचे की साइड झुका रहा हूँ, तो इसका वाई कंपोनेंट छोटा होता जाएगा और एक्स कंपोनेंट बढ़ता जाएगा। अगर मैं इसको ऊपर की साइड उठाऊँगा तो वाई कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, एक्स कंपोनेंट छोटा होता जाएगा। कुल मिला के कंपोनेंट बनाना कैसे है, बहुत ही सिंपल है। जो वेक्टर का हेड होता है ना, उससे एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन ड्रॉ करो और वहाँ तक ड्रॉ करो जहाँ तक कि उसकी हॉरिजॉन्टल बेस के साथ वो मीट ना कर जाए। मतलब क्या, हमें वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है उसके बेस पे। जो परपेंडिकुलर तुम ड्रॉप करोगे वो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जो उसका बेस के अलोंग लेंथ बनेगी वो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। अब जितना तुम्हारा वेक्टर स्ट्रेट होता जाएगा ना, उतना ही उसका वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता जाएगा। देखो मैं इसको स्ट्रेट कर रहा हूँ। हाँ, 14.1 थी इस वेक्टर की लेंथ, इसको 14.1 को देखो स्ट्रेट करते जा रहा हूँ। ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड बदल रहा है क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हूँ, एंगल पे ध्यान देना है हमें। तो देखो जितना मैं वर्टिकली इसको खड़ा रखूँगा इस वेक्टर को, उतना इसका वर्टिकल कंपोनेंट बड़ा होता जाएगा। 16.1 वेक्टर है लेकिन उसका वर्टिकल कंपोनेंट अकेला 16 है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सिर्फ 2 है। तो इसका मतलब वेक्टर का जितना हॉरिजॉन्टल से एंगल बड़ा हो उतना उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी बढ़ जाता है। जितना हॉरिजॉन्टल से एंगल कम हो उतना उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बढ़ जाता है। अगर कोई वेक्टर बिल्कुल स्ट्रेट हो तो उसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा। कोई वेक्टर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो तो उसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा। तो व्हाट इज़ कंपोनेंट, मतलब वेक्टर को हमें दो पार्ट्स में, ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ देना है जिससे कि वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। मतलब अभी इस टाइम पे मैं कहूँ कि यहाँ पे 10 वाला वेक्टर और 12 वाले वेक्टर का सम 15.6 होगा ही ना। देखो दिख ही रहा है, 10 वाला वेक्टर डॉटेड लाइन से राइट में गया, फिर डॉटेड लाइन से ऊपर की तरफ गया, तो स्टार्ट हुआ, फिर स्टार्ट होने के बाद नेक्स्ट ऊपर जा रहा है,
तो व्हाट इज़ द रिजल्टेंट, स्टार्टिंग से एंडिंग वो ए वेक्टर दिखा रहा है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कंपोनेंट, मतलब एक वेक्टर को दो पार्ट्स में तोड़ देना, और अगर वो दो पार्ट्स जो टूटे हैं वो परपेंडिकुलर हैं तो वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसका आगे वेक्टर्स में बहुत यूज़ होता है। किसी भी वेक्टर जो किसी भी रेंडम डायरेक्शंस में हो, अगर उसे हम परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में तोड़ दें तो उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना बहुत इजी हो जाता है। ये हम इलस्ट्रेशंस से देखेंगे। अभी पहले हम कंपोनेंट करना सीखते हैं। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पर अब वही हमारी जो थियरी है कंपोनेंट्स वाली। तो व्हाट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर? इट इज़ components are parts of vector which when added then we get resultant as vector itself. ओके तो कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स वेक्टर के वो पार्ट्स हैं जिनको अगर हम ऐड करें तो वापस हमें वो वेक्टर ही मिल जाता है। इफ़ टू कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर, इफ़ we get two perpendicular components of a vector, then it is known as rectangular components. ओके ये एक सिंपल सी अप्रोच हो गई कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने की। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो लेट मी शो यू कि यहाँ पर ये हमारे पास एक वेक्टर ए है। अब हम ए वेक्टर से बिल्कुल सीधा डॉटेड लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो नीचे। तो जहाँ ये बेस को टच करेगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा ए एक्स, और ये जो लेंथ है ना ये पूरी ए वाई वर्टिकल कंपोनेंट है। अब देखो ए एक्स वैक्टर यहाँ से यहाँ गया, फिर जहाँ पे ए एक्स ख़त्म हुआ वहाँ से ए वाई स्टार्ट हो गया। अब हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे थे? यहाँ से, और हमने वेक्टर को एंड यहाँ पे किया, और क्या हमें मिला? हमें ये मिला रिजल्टेंट। दिस इज़ आवर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये सिंपल सा अप्रोच रहता है हर वेक्टर का कंपोनेंट निकालने के तरीके में। अब इन कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ क्या होगी? देखो बहुत ही ज़रूरी है और इसको हमेशा याद रखना। जो वेक्टर एंगल थीटा के साथ जो कंपोनेंट और वेक्टर आपस में एक दूसरे से थीटा एंगल बनाते हैं, जो भी कंपोनेंट हो, जैसे यहाँ पर ए एक्स और ए, मतलब कंपोनेंट ए एक्स और ए आपस में थीटा एंगल बना रहे हैं, तो यहाँ पर ए एक्स की वैल्यू आएगी ए कॉस थीटा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा वाला? ये वाला। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए एक्स इस ट्रायंगल का बेस है और ए इसका हाइपोटेनियस है, और दिस वैल्यू इज़ ऑलवेज कॉस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स बाई ए इज़ कॉस थीटा। एंड व्हाट इज़ ए एक्स? ए एक्स इज़ ए कॉस थीटा। वेरी इजी। सिमिलरली जो एंगल के सामने वाली साइड होगी, एंगल के एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस के बीच का एंगल कॉस थीटा है, ऐसे ही सामने वाली साइड कौन सी होगी? ये वाली। और ये कौन सा कंपोनेंट है? ये है ए वाई। ये देखो ए वाई या ए वाई ये एक ही बात है, एकदम इक्वल वेक्टर्स हैं। तो हाउ यू विल फाइंड ए वाई? अगेन बाय राइट एंगल ट्रायंगल।
AY is opposite side divided by A, which is hypotenuse. It is equal to sine theta. तो opposite side is AY, hypotenuse is A, and what is AY is A sine theta. Now it is very easy to find AY, right? तो हमेशा वी हैव टू लर्न कि एंगल के सामने वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा और एडजेसेंट टू द एंगल इज ऑलवेज ए कॉस थीटा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक अगर मैं ऐसा कोई एक्स वाई एक्सिस बनाता हूँ, यहाँ पर ये एक वेक्टर हमने ड्रॉ किया. लेट्स से वेक्टर ए इज ऑफ 10 यूनिट एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा हियर. अब इसको याद रखने का तरीका क्या था कि जो कंपोनेंट एडजेसेंट टू द एंगल होगा वो हमेशा कॉस थीटा होगा. देखो यहाँ पर मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. यहाँ से अगर हम इसको सीधा जोड़ देंगे ये यहाँ से यहाँ, तो ये बन जाएगा ए एक्स. हॉरिजॉन्टल है इसलिए एक्स, और ये पूरा बन जाएगा ए वाई. अब देखो सिंपल सी ज्योमेट्री देखते हैं. ये एंगल अगर थीटा दिया है तो दिस एंगल विल बी थीटा. तो नाउ आई विल से ए वाई इज ए कॉस थीटा, क्योंकि इस बार थीटा के साथ ए वाई जुड़ गया है और एंगल के सामने वाला कंपोनेंट ये बन जाएगा ए साइन थीटा. बहुत ही सिंपल सा तरीका है. हमेशा इस तरीके से कंपोनेंट्स निकालने हैं, ठीक है. सिमिलरली एक कंपोनेंट जो हमेशा बहुत काम आता है हमारे इस लर्निंग सेशन में भी, हम आगे बहुत यूज़ करने वाले हैं इस चीज़ को, कि लेट अस सपोज हमारे पास एक एम मास का बॉक्स रखा है. अब इस बॉक्स के वेट के कंपोनेंट्स क्या होंगे? तो देखो वेट इज़ एम जी, यहाँ पे ये एम जी हो गया. अब इसके दो कंपोनेंट्स हमें करने हैं, एक along द इंक्लाइन प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन. देखो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक लाइन बनाई मैंने, और इसके हेड से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. हमेशा जो दो कंपोनेंट्स होंगे ना वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे. देखो एक कंपोनेंट तो हमारा ये बनेगा और एक कंपोनेंट हमारा बनेगा ये इस तरह से कंपोनेंट बनाने हैं कि एक दूसरे से 90 डिग्री पे आए. इसका मतलब अगर ये एंगल थीटा हुआ, ये 90 हुआ, ये 90 माइनस थीटा, और हम जानते हैं कि ये टोटल 90 होना चाहिए, क्योंकि ये कंपोनेंट जो मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाला कंपोनेंट हमेशा इससे 90 डिग्री पे होगा ना, इसलिए ये एंगल हो गया थीटा. अब देखो mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट mg cos थीटा, क्योंकि mg इज अ वेक्टर, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है. और ये वाला जो कंपोनेंट है, मतलब ये कंपोनेंट mg cos थीटा है और ये कंपोनेंट है mg sin थीटा. हमेशा एंगल के एडजेसेंट इट इज़ cos, ऑपोजिट टू एंगल इज sin. तो बच्चों आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है. आई होप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा कंपोनेंट्स, पॉलीगन लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ. तो नेक्स्ट टाइम हम इसके कुछ क्वेश्चंस और बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे और पढ़ेंगे. टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच.